हेलो इंजीनियर्स। आज के टास्क में हम लोगों ने एक टास्क लिया था जिसमें हम लोगों को 11 अक्टूबर के शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करना था, जिसमें हम लोगों के जो टेक्निकल के 10 क्वेश्चन बचे हुए थे, ये टेक्निकल के 10 क्वेश्चन बचे हुए थे वो करना था। और फिर हम लोगों को नॉन टेक के 50 क्वेश्चन देख लेने थे, ताकि जिससे हम लोगों को एक अंदाज़ा लग जाए कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब उसका अंदाज़ा ऐसे ही लग सकता है कि हम लोगों के द्वारा पढ़ा गया जो भी क्वेश्चन है और जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर उससे क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम सही डायरेक्शन में हैं, और अगर उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो हम लोग काफ़ी गलत डायरेक्शन में हैं। तो वो चीज़ को हमको देखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमी सब्जेक्ट लेते हैं। इकोनॉमी सब्जेक्ट में जो हमारे जो क्वेश्चन का रेशियो है ये है 4 से 5, मतलब इससे 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं इकोनॉमी से। तो इन क्वेश्चनों को हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं बता रहा हूँ जो हम लोगों के नोट्स हैं उनसे, जैसे कि अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से 4 क्वेश्चन हमारे नोट से ही आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा मिसलिनियस टाइप से रहेगा जो बाहर जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही रहेंगे। तो आज हम लोग 11 अक्टूबर की शिफ्ट का पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भूमिहीन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में लगभग 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1983 को निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। याद करो, जब हमने योजनाओं का एक चैप्टर पढ़ा था, योजनाएं जो पढ़ा था हमने, महत्वपूर्ण योजनाएं, तो उन योजनाओं के चैप्टर में ये आया था 100 डे का रोजगार का ये आया था हमारे में। तो योजनाओं से देखो एक क्वेश्चन हमारा आ गया। अब इसके बाद एक मुद्रापूर्ति के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम तरल। तो जब हम लोग मनी का चैप्टर पढ़ रहे थे यानी मुद्रा चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसमें एक चैप्टर पढ़ा था तरलता, उसी में, या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी पढ़ा था, तो उससे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर सबसे कम जो तरल होता है वो M4 होता है। उसके बाद फिर निम्नलिखित में से जो ये है डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी, तो ये भी मनी से ही आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए क्रेडिट और तरलता का आधार। तो ये देखो, डायरेक्ट चीज़ें मनी से ही अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन हमारे आ गए। अगर किसी ने मनी भी पढ़ा है ऊपर से तो उससे भी ये 2 क्वेश्चन आसानी से कवर हो गए। तो यही चीज़ें रहती हैं कि चीज़ें आसानी से कवर हो जाती हैं, बस हमको पता नहीं रहता है कि हमको पढ़ना क्या चीज़ है। अगर हमको सही चीज़, अगर सही डायरेक्शन पता चल जाए तो हम बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकते हैं और नंबर अच्छे से गेन कर सकते हैं। अब एक और ये था, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत वस्तु या उद्योग है। अभी उद्योग वगैरह हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। उद्योग जब हम पढ़ेंगे तो ये मैं बता रहा हूँ, ये भी हमारा बिल्कुल आसानी से कवर हो जाएगा। बाकी यही एक छूटा है, जैसे इसमें 4 क्वेश्चन थे तो 4 में से 3 हमारे नोट्स से ही हैं। जो मैं बताना चाह रहा था कि चीज़ें बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगी, जो हम पढ़ रहे हैं वही चीज़ें आएंगी, बिल्कुल यकीन मानो। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोग भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने संघ सूची और संवर्ती सूची 2 चीज़ें पढ़ी थी। तो ये देखो, ये एक संघ सूची से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप से चीज़ें जो है आसानी से कवर हो जाती हैं, बस सही चीज़ हमको पता रहनी चाहिए। सही चीज़ और सही टॉपिक हम लोग को पता रहेगा तो हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब एक और ये था, भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ। तो ये चार्टर एक्ट वाला है, 1833 चार्टर एक्ट के तहत जो केंद्रीकरण है वो सेंट्रलाइजेशन जो था तो वो शुरू हुआ था। तो ये चीज़ें भी हम लोगों ने वैसे तो पढ़ी है नोट्स में, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ये चीज़ें आ जाएंगी, तो ये चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। एक तरीके से इसको मिसलिनियस टाइप से मान सकते हो कि चलो मिसलिनियस से आ गया, लेकिन चीज़ें आ ज़रूर जाएंगी। अब जैसे ये देखो, एक मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन ये भी आ गया था कि निम्नलिखित में से किसने उल्लेखित किया कि सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री के इंस्ट्रूमेंटलिटी का माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब ये चीज़ें थोड़ी एकदम मिसलिनियस चीज़ें ही हो गई, क्योंकि ये चीज़ें किसी ने पढ़ी नहीं होगी, ये क्वेश्चन के थ्रू ही कभी कभार मिल जाएंगे हमको। इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं, ताकि जिसमें हम लोगों के SSC CGL CHSL CPO MTS, CGL हो गया, CPO हो गया, MTS हो गया, तो इनकी चीज़ें जो रहती हैं ये कवर हो जाती है और इन्हीं में ये चीज़ें हमको मिलेंगी देखने को। तो मिसलिनियस चीज़ें ऐसे ही मिलती हैं हमारे नोट्स में भी। अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, पर क्या पता हमारे नोट्स में हो या ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग के कवर हो जाएंगे। अब उसके बाद एक और ये आया था। अब देखो, हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले ही, जो लोग पुराने टास्क कर रहे हैं, एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था जिस चैप्टर का नाम था प्रमुख संविधान संशोधन। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा था एक, संविधान संशोधन।
तो संविधान संशोधन से एक साथ 3 क्वेश्चन आ गए हैं। अब ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कि अगर जिसने संविधान संशोधन ही अकेला पढ़ा होगा तो उसके कैसे-कैसे क्वेश्चन फँस गए। ये देखो, जैसे बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष कब किया गया था? 86वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। उसके बाद फिर एक और जो है कि अनुच्छेद 51 ए के खंड के अनुसार जो माता-पिता संरक्षक हैं, वो तो जो अनुच्छेद 51 ए है, तो अनुच्छेद 51 ए में अनुच्छेद भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें 6 से 14 वर्ष की वाली चीज़ भी कवर हो गई। अब उसके बाद फिर जो किस संशोधन अधिनियम के तहत 18 वर्ष को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था, तो मतलब 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो ये चीज़ें देखो हमारी जो आराम से संविधान संशोधन से ही कवर हो गई। अब उसके बाद फिर जनगणना वाला टॉपिक भी हमारा पॉलिटी के अंतर्गत ही आ जाता है। तो जनगणना कुछ इकोनॉमी में भी लेते हैं, कुछ पॉलिटी में भी लेते हैं, तो इसको अपन दोनों में ले सकते हैं कि किसी का भी हो सकता है। तो इसमें जनगणना से पहले साक्षरता की अवधारणा को डैश वर्ष से कम आयु के अनिवार्य रूप से निरक्षर बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया था। तो उस टाइम पे 5 वर्ष किया गया था। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे तो 100% ये भी कवर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी में भी हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, अभी कम चीज़ें ही पढ़ी हैं हम लोगों ने, अभी डाइजेशन तक ही पढ़ा है। अब डाइजेशन तक में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग किस में कवर हो जाएंगे, देख लेना। अब देखो, प्रति व्यक्ति प्रजनन या उत्तरजीविता में भाग लेने वाले प्रजातियों पर अनुकूल प्रभाव डालने वाली अंतर प्रजाति अन्योन क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखो, प्रजनन तो हमने पढ़ा नहीं है, अब प्रजनन जब हम पढ़ेंगे तब ये चीज़ें हमारी आ जाएंगी, तो इसका आंसर साहूकारिता हो गया। उसके बाद फिर एचडीएल के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के उच्च हृदय रोग स्ट्रोक को बढ़ाता है, तो ये इसका गलत है। अब एचडीएल ये सब चीज़ें कब आएगा? जब हम लोग एचडीएल के बारे में पढ़ेंगे। अब एचडीएल के बारे में कब पढ़ेंगे हम लोग? जब हम लोग हार्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो हार्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब ये एचडीएल का टर्म आएगा, तब वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब देखो, अब ये जो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, ये अभी हमने डाइजेशन जो पढ़ा था उससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया है। अब जैसे कि एंजाइम जो है और कहाँ से बनते हैं, तो इस चीज़ों को डायरेक्ट पूछ लिया। अब ये पेटाइलिन जो एंजाइम है ये कहाँ बनता है? तो ये बनता है सलेवरी ग्लैंड में। उसके बाद पेप्सिन कहाँ बनता है? स्टमक में बनता है। उसके बाद अल्कलाइन फॉस्फेट ये कहाँ बनता है? ये लीवर में बनता है। उसके बाद मेल्टेज ये कहाँ पे बनता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। जिसने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा ही है तो कम से कम एंजाइम तो वो याद कर ही लेगा, और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे फंस गए। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता विकसित पौधा है? अब देखो, अभी हम लोगों ने आनुवंशिकता जो है ये सब पढ़ी नहीं है, ये लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जब प्लांट किंगडम वगैरह पढ़ेंगे, तो तब उसमें ये चीज़ें आएंगी। बाकी उसमें भी ये चीज़ें हम लोग 100% पढ़ेंगे। तो ये भी बीटा का पास जो है, तो ये भी कवर हो जाएगा, बीटी का पास। अब देखो, अब मैं बता रहा था कि करंट अफेयर के नाम पे जो लोग हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी देखो, करंट अफेयर में बोल दिया जाता है हमको कि करंट अफेयर में क्या है, ओनली जो केवल और केवल करंट अफेयर है। लेकिन करंट अफेयर जो ये लोग बता रहे हैं, इस करंट अफेयर में स्टैटिक भी है प्लस कंप्यूटर भी है प्लस हमारा करंट अफेयर है। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी पूरी संभावना है कि जो 2024 में हम लोग का पेपर होगा उसमें 100% 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे ही रहेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को कवर करनी पड़ेगी। और ये चीज़ें हम लोग कहाँ से कवर करेंगे? ये चीज़ हम लोग कवर कर सकते हैं PYQ से। और PYQ कौन से करने हैं हमको? SSC के प्रीवियस ईयर के पूरे कर लेने हैं, चाहे वो CGL के हों, चाहे वो CPO के हों, चाहे वो MTS के हों, चाहे वो CHSL के हों। ये सारे हम लोगों को कवर कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं से ही हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और 2 क्वेश्चन के लिए पूरी बुक पढ़ने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और 2 क्वेश्चन जो हैं इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं रहते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं। जैसे अभी 11 तारीख के ही क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, इसमें पावर पॉइंट में स्लाइड प्रिंट करते समय प्रिंट रेंज क्या निर्दिष्ट करने के लिए, तो प्रिंट की जाने वाली स्लाइडों की रेंज को डायरेक्ट निर्दिष्ट करता है। तो ये डायरेक्ट आ जाता है। अगर हम लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो एक कॉमन सेंस लगा के हम लोग इसका आंसर दे सकते थे। और एक और क्या था, किसी ईमेल का उत्तर देते समय या अग्रेषित करते समय सटीकता सुनिश्चित करने के लिए भेजने से पहले क्या जांचना चाहिए? तो इसकी विषय पंक्ति हम लोग को जांच लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें, अब ईमेल से ही दोनों चीज़ें आ गई। अब ज़रूरी नहीं कि अगली बार ईमेल से ही आ जाए, लेकिन प्रिंटर से आ जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे उससे आ जाते हैं। अब ये हम लोग हर चैप्टर तो पढ़ नहीं सकते ना, कंप्यूटर में भी अगर देखा जाए तो 8-10 चैप्टर हैं।
अगर 8-10 चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा डायरेक्ट PYQ लगाओ, उससे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और इस टाइप के क्वेश्चन 100% हम लोगों से बन जाएंगे। बस इसके लिए हम लोगों को क्या है, एक सही और प्रॉपर वे में तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आप किसी दिन में टाइम निकाल के जो हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग के क्वेश्चन लेने का कोशिश करूँगा। और देखना रीजनिंग में जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उन सारे टॉपिकों से क्वेश्चन बनेंगे और वो सारे टॉपिक मैं बताऊँगा। और देखना पूरे टॉपिक हमसे बनेंगे, पूरे क्वेश्चन हमसे बनेंगे। हमारे समझ लो कि जो 50 आउट ऑफ 50 हम लोग सोचते हैं बिल्कुल 100% लाया जा सकता है। 1-2 क्वेश्चन रहते हैं जो फंसाने वाले, उनकी हम लोग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस वही चीज़ हमको ध्यान में रखना है बस। बाकी आसानी से नंबर लाया जा सकता है। 50 नहीं तो 48 नंबर कहीं नहीं गए हैं, आसानी से बिल्कुल आ सकते हैं वो नंबर भी। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।